नमस्कार। आज हम एक बहुत ही प्रभावशाली किताब पर बात करने वाले हैं, एकहार्ट टोले की द पावर ऑफ नाउ। हमने इसका एक डिटेल्ड सारांश तैयार किया है। जी हाँ, ये वो किताब है जिसने वाकई दुनिया भर में बहुत लोगों की सोच पर गहरा असर डाला है। बिल्कुल। तो आज का हमारा मकसद यही है कि इस किताब की गहराई में उतरें, समझें कि ये जो वर्तमान क्षण में जीने का फलसफा है, ये आखिर है क्या। और कैसे ये हमें रोज की जो भागदौड़ है, जो तनाव है, उससे निकालकर शायद एक ज्यादा शांत मुक्त जीवन दे सकता है। हाँ, क्योंकि अक्सर लगता है ना कि या तो हम बस गुजरे कल की यादों में फंसे हैं या फिर आने वाले कल की चिंता सता रही है। सही बात है। और किताब कहती है कि भाई असली जो खजाना है वो तो यही है, इसी पल में। बिल्कुल। तो चलिए इसी पर बात करते हैं। जरूर। तो किताब का जो सबसे बेसिक और शायद सबसे चौंकाने वाला आइडिया है वो ये है कि असल में सिर्फ अभी मतलब द नाउ वही सच है। हाँ। जो गुजर गया वो तो याद है, जो आने वाला है वो कल्पना। क्या क्या ये कहना ठीक है कि हमारी सारी परेशानियां इसी अभी से भागने के चक्कर में हैं? बिल्कुल, आप एकदम सही पॉइंट पर आए हैं। यही टोले का सेंट्रल आइडिया है। वो कहते हैं कि हमारा मन वो या तो अतीत में घूमता रहता है और वहां से क्या लाता है? अपराध बोध, पछतावा, गुस्सा, कड़वाहट। हाँ। या फिर वो भविष्य की तरफ दौड़ता है और वहां से लाता है चिंता, डर, तनाव, बेचैनी। सही। तो नतीजा ये होता है कि हम उस इकलौती जगह पर कभी होते ही नहीं जहां जिंदगी असल में है, यानी अभी। अच्छा। और वो जो सच्ची शांति है, जिसे टोले आंतरिक शांति कहते हैं, वो तभी मिलती है जब हम इस पल को जैसा भी ये है पूरी तरह से स्वीकार कर लें। सारी शक्ति यही है। ये सुनने में तो बहुत सीधा लगता है, पर असल जिंदगी में इस अभी में टिकना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है फिर? हाँ, ये सवाल है। किताब इसके लिए दो बहुत दिलचस्प कॉन्सेप्ट्स बताती है। एक है अहंकार यानी ईगो जी। और दूसरा है दर्द शरीर यानी पेन बॉडी। पहले अहंकार की बात करें। क्या ये वो घमंड वाली बात है? देखिए, घमंड उसका एक छोटा सा हिस्सा हो सकता है, लेकिन टोले का अहंकार उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये हमारी वो झूठी पहचान है। झूठी पहचान? हाँ, जो हमने बना ली है अपने विचारों से जुड़कर। मैं ऐसा सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। अपनी चीजों से, मेरे पास ये कार है, ये घर है। अपनी भूमिकाओं से, मैं माँ हूँ, मैं मैनेजर हूँ। अच्छा। ये पहचान हमेशा दूसरों से तुलना पर जीती है, खुद को अलग या बेहतर या कभी कमतर समझने पर। और ये लगातार एक असुरक्षा में रहती है। इसे हमेशा अपनी रक्षा करनी होती है। और यही चीज हमें अभी से खींचकर अतीत और भविष्य की कहानियों में उलझाए रहती है। समझ गया। और ये दर्द शरीर, ये सुनने में ही काफी भारी सा लगता है। हाँ, और ये है भी। दर्द शरीर हमारे अंदर जमा हुआ वो पुराना भावनात्मक दर्द है। पुराना दर्द मतलब वो सारा गुस्सा, दुख, जलन, डर, मायूसी जो हमने कभी पूरी तरह महसूस नहीं किया, जिसे हमने दबा दिया। अच्छा। वो एक तरह की नेगेटिव एनर्जी बन के हमारे अंदर, कह सकते हैं, सोई रहती है। अच्छा। और फिर किसी बात पर या कभी-कभी बिना किसी वजह के भी अचानक जाग जाती है। और जब ये जागता है तब हम पूरी तरह उसकी गिरफ्त में आ जाते हैं। दुनिया बुरी लगने लगती है। हम ऐसी प्रतिक्रियाएं देते हैं जिससे और दर्द पैदा होता है। ये दर्द से ही पलता है, उसे खाना मिलता है। बाप रे। तो ये अहंकार और दर्द शरीर, ये दोनों हमें लगातार इस अभी से दूर खींच रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन किताब में एक उम्मीद भी है। वो कहती है कि सिर्फ एक चीज है जो इनकी पकड़ ढीली कर सकती है, वो है जागरूकता, अवेयरनेस। ये कैसे होता है? क्या सिर्फ उन्हें देख लेने से? हाँ, कमाल की बात है। लेकिन हाँ, टोले कहते हैं कि अहंकार और दर्द शरीर अंधेरे में, मतलब अचेतन अवस्था में ही फलते फूलते हैं। अच्छा। जैसे ही आप जागरूक होकर उन्हें देखने लगते हैं, बिना जज किए, बस एक गवाह की तरह, उनकी शक्ति कम होने लगती है। जैसे आप अपने अंदर उठते हुए गुस्से को या अपने अहंकार की किसी असुरक्षा को पहचान लेते हैं। अरे, ये तो मेरा दर्द शरीर एक्टिव हो गया, या ये मेरा अहंकार है जो खुद को सही साबित करना चाह रहा है। उसी पल आप उससे अलग हो जाते हैं। आप वो गुस्सा या अहंकार नहीं रह जाते, आप उसे देखने वाले बन जाते हैं। अच्छा।
ऑब्जर्वर। हाँ, ऑब्जर्वर। और यही जागरूकता, यही रोशनी उन्हें धीरे धीरे पिघला देती है। ये बात मुझे अगले पॉइंट पर लाती है जिसकी किताब बात करती है, मन के साथ पहचान, आइडेंटिफिकेशन विद द माइंड। हम सब के दिमाग में एक आवाज वो लगातार चलती रहती है ना। हाँ हाँ बिल्कुल। कमेंट्री बॉक्स। हाँ, पुरानी बातें दोहराती है, फ्यूचर प्लान बनाती है, लोगों पर, सिचुएशन पर टिप्पणी करती रहती है। क्या इसी से हमें अलग होने की जरूरत है? बिल्कुल। देखिए, मन एक बेहतरीन औजार है सोचने के लिए, सीखने के लिए, योजना बनाने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। टोले मन के खिलाफ नहीं है। हाँ, ये जरूरी है समझना। समस्या तब शुरू होती है जब हम इस औजार से ही अपनी पहचान जोड़ लेते हैं, जब हमें लगने लगता है कि हमारे दिमाग में जो विचार चल रहे हैं वो विचार ही हम हैं। अच्छा। ये जो लगातार दिमागी बग चलती है वो हमें वर्तमान क्षण से पूरी तरह काट देती है। हम अपने विचारों के जाल में ही जीते और मरते रहते हैं। तो मुक्ति का पहला कदम यही है समझना कि मैं अपने विचार नहीं हूँ, मैं वो चेतना हूँ, वो जागरूकता हूँ जिसमें ये विचार आते हैं और चले जाते हैं। ये जानना अपने आप में एक क्रांति ला सकता है। ठीक है, तो हम अपने विचार नहीं हैं, हम वो जागरूकता हैं। हम अहंकार और दर्द शरीर के असर से बच सकते हैं अगर हम जागरूक हों। लेकिन ये जागरूकता, ये उपस्थिति, इसे रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस कैसे करें? ये कोई हवाई बात तो नहीं लगनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत ही प्रैक्टिकल है, जमीनी है। टोले कई तरीके बताते हैं। सबसे आसान तरीकों में से एक है अपने शरीर के अंदर ध्यान ले जाना। शरीर के अंदर कैसे? जैसे अपनी सांस के आने जाने को महसूस करना। पेट कैसे ऊपर नीचे हो रहा है, या फिर अपने हाथों में या पैरों में या पूरे शरीर में एक हल्की सी झंझनाहट या वाइब्रेशन या ऊर्जा को महसूस करने की कोशिश करना। अच्छा। इसे वो आंतरिक शरीर, इनर बॉडी को महसूस करना कहते हैं। तो मतलब ध्यान को बाहर की दुनिया से हटाकर अपने अंदरूनी अनुभव पर टिकाना। हाँ, एग्जैक्टली। और ये तुरंत काम करता है। जैसे ही आप अपनी सांस पर या शरीर की किसी सेंसेशन पर ध्यान लाते हैं, आप देखेंगे विचारों का शोर अपने आप कम हो जाता है और आप अभी में टिक जाते हैं। आप अतीत या भविष्य की मानसिक उड़ानों से वापस आ जाते हैं। यही बढ़ी हुई जागरूकता की स्थिति, उपस्थिति है। ये कोई मिस्टिक चीज नहीं, बस वर्तमान पल में पूरी तरह मौजूद होना, जागा हुआ होना। और ये दिन में कभी भी कर सकते हैं? कभी भी, दिन में कई बार, बस कुछ पलों के लिए भी। ये बहुत शक्तिशाली हो सकता है। किताब में 2 और शब्द हैं जो बहुत जरूरी लगते हैं, स्वीकृति, एक्सेप्टेंस, और समर्पण, सरेंडर। ये थोड़े कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। हाँ, अक्सर लोग इन्हें गलत समझ लेते हैं। जैसे लोगों को लगता है कि अगर कोई सिचुएशन खराब है तो उसे स्वीकार करने का मतलब है बस हार मान लो, कुछ मत करो। क्या टॉली यही कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत आम गलतफहमी है। टॉय की स्वीकृति का मतलब निष्क्रिय हो जाना या हार मान लेना कतई नहीं है। इसका मतलब है इस क्षण की जो सच्चाई है, जैसी भी है, उसे मानसिक रूप से लड़ना बंद करना। लड़ना बंद करना। हाँ, जो है उसे पहले मानना। क्योंकि जब हम सच्चाई से लड़ते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये गलत है, मेरे साथ ही क्यों, तो हम सिर्फ तनाव, गुस्सा और निराशा पैदा करते हैं। स्वीकृति का मतलब है कोई भी एक्शन लेने से पहले उस स्थिति के साथ एक आंतरिक शांति बना लेना। अच्छा, पहले शांति फिर एक्शन। हाँ, और समर्पण। हाँ, समर्पण इसी स्वीकृति का और गहरा रूप है। ये जीवन की धारा के प्रति अपना प्रतिरोध छोड़ देना है। ये भरोसा करना कि आप जीवन के बहाव के साथ चल सकते हैं, उसके खिलाफ तैरने की जरूरत नहीं। जब हम वर्तमान क्षण को स्वीकार करते हैं, चाहे वो हमें अच्छा लगे या बुरा, तो हम अंदर एक अजीब सी शांति और ताकत महसूस करते हैं। इसी शांति की अवस्था से फिर जो एक्शन होता है वो ज्यादा क्लियर और असरदार होता है। तो मतलब स्वीकृति और समर्पण हमें कमजोर नहीं बल्कि एक अलग तरह से शक्तिशाली बनाते हैं। बिल्कुल, ज्यादा शक्तिशाली। ये सब बातें हमारे रिश्तों पर कैसे लागू होती हैं? क्योंकि रिश्ते तो अक्सर उम्मीदों, शिकायतों और इमोशनल ड्रामा का मैदान बन जाते हैं। सही कहा। अहंकार और दर्द शरीर वहां भी तो खूब एक्टिव होते होंगे। बहुत ज्यादा। टॉले कहते हैं कि ज्यादातर जो हमारे पारंपरिक रिश्ते हैं वो गहरे में अहंकार पर टिके होते हैं। अच्छा, उनमें मैं, मेरा, मुझे और तुमको ऐसा करना चाहिए, तुमको वैसा होना चाहिए का खेल चलता रहता है। इससे क्या होता है? उम्मीदें टूटती हैं, शिकायतें पैदा होती हैं और दर्द शरीर बार बार जागता है। हाँ, ये तो होता है। नतीजा होता है टकराव और दुख।
इसके उलट टॉले सचेत रिश्तों कॉन्शियस रिलेशनशिप्स की बात करते हैं जो उपस्थिति पर आधारित होते हैं। सचेत रिश्ते वो कैसे होते हैं? जब दो लोग एक दूसरे के साथ पूरी तरह उपस्थित होते हैं, मतलब बिना अतीत का बोझ लाए, बिना भविष्य की मांगे रखें, तो वो एक दूसरे को अहंकार के फिल्टर से नहीं देखते, वो एक दूसरे की मौजूदगी को, बीइंग को महसूस करते हैं। ऐसे में प्यार कोई सौदा नहीं रह जाता, कोई जरूरत पूरी करने का जरिया नहीं रहता। तो फिर क्या होता है? वो एक आंतरिक अवस्था बन जाती है जो उपस्थिति से ही पैदा होती है। ऐसे रिश्ते में निर्भरता कम होती है और सम्मान, आजादी और सच्ची कह सकते हैं इंटीमेसी ज्यादा होती है। तो ये सारी बातें, उपस्थिति, जागरूकता, अहंकार से मुक्ति, क्या ये हमें उस मंजिल की तरफ ले जाती हैं जिसे आमतौर पर ज्ञानोदय कहते हैं? हाँ। क्या ये कोई बहुत ऊंचा रहस्यमयी सा लक्ष्य है जिसे पाना लगभग नामुमकिन है? ये बहुत दिलचस्प सवाल है और टॉले का जवाब शायद चौंकाने वाला हो। वो ज्ञानोदय को भविष्य में हासिल करने वाली कोई चीज मानते ही नहीं। अच्छा, तो फिर क्या है? वो कहते हैं ज्ञानोदय कोई सुपर ह्यूमन स्टेट नहीं है, ये बस इसी क्षण में, अब में अपनी सच्ची प्रकृति को, यानी उस हमेशा मौजूद रहने वाली जागरूकता या उपस्थिति को पहचान लेना है। मतलब ये यही है अभी? हाँ, ये हमारी स्वाभाविक स्थिति है जिसे मन के बनाए हुए समय, अतीत, भविष्य और अहंकार के शोरगुल ने बस ढक दिया है। ये कोई उपलब्धि नहीं, बल्कि उस पर्दे का हटना है। जैसे जैसे हम जागरूकता का अभ्यास करते हैं, अहंकार और दर्द शरीर की पकड़ ढीली होती जाती है और हमारी ये नेचुरल, शांत, जागरूक अवस्था ज्यादा सामने आने लगती है। ये धीरे धीरे भी हो सकता है। ठीक है, ये सब सुनने में बहुत गहरा लग रहा है, पर अब सवाल ये है कि इसे अपनी रोज की जिंदगी में उतारने के लिए कुछ ठोस कदम क्या हो सकते हैं? कोई प्रैक्टिकल टिप्स? हाँ बिल्कुल, कुछ बहुत सरल लेकिन गहरे अभ्यास हैं। पहला, जैसा हमने पहले भी कहा, अपने विचारों को आते जाते देखना मतलब बिना उनमें उलझे, बिना उन पर यकीन किए। जैसे आप सड़क पर ट्रैफिक देख रहे हो, ये पहचानना कि ये सिर्फ विचार है, ये मैं नहीं हूं। अच्छा, और दूसरा, अपने सिर में लगातार चलने वाली आवाज पर ध्यान देना, वो जो कमेंट्री करती रहती है हर चीज पर, उसे बस सुनना बिना प्रतिक्रिया दिए। वो सांस और शरीर पर ध्यान देने वाला अभ्यास? हाँ, वो बहुत ही कारगर है। दिन में कई बार, चाहे 1 मिनट के लिए ही सही, अपनी सांस पर ध्यान ले जाना या अपने हाथों की या पैरों की ऊर्जा महसूस करना। इससे क्या होगा? ये आपको फौरन अब में ले आएगा, खासकर जब आप तनाव में हो या चिंता में हो। एक और छोटा सा सवाल जो आप दिन में कई बार खुद से पूछ सकते हैं, क्या मैं इस क्षण पूरी तरह से मौजूद हूं या मेरे अंदर इस वक्त क्या चल रहा है? अच्छा, ये एक तरह का रियलिटी चेक है। हाँ, ये आपको ऑटो पायलट मोड से बाहर लाता है। और जब नेगेटिव फीलिंग्स आए, गुस्सा, उदासी, डर, तब पहला रिएक्शन होता है या तो उस पे रिएक्ट करना या उसे दबा देना। टॉनले कहते हैं उसे महसूस करने की कोशिश करें। अपने शरीर में वो भावना कहाँ महसूस हो रही है, उसे बस महसूस करें बिना कोई कहानी जोड़े। पहचाने कि ये शायद दर्द शरीर है, उसे अपनी उपस्थिति की रोशनी में, अपनी जागरूकता में देखें। आप हैरान होंगे कि बिना आपकी प्रतिक्रिया के वो ज्यादा देर टिक नहीं पाती। और एक और टिप? एक और बहुत शक्तिशाली अभ्यास है, वर्तमान क्षण को ऐसे स्वीकार करें जैसे आपने इसे खुद चुना हो। अगर वो बुरा है तब भी ये है, और मैंने इसे चुना है, आपका आंतरिक प्रतिरोध तुरंत कम हो जाता है। आप ज्यादा शांति से उसे डील कर पाते हैं। अच्छा, ये वाकई शक्तिशाली लग रहा है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत का सार निकालें, द पावर ऑफ नाउ का निचोड़ क्या है? कुछ मुख्य बातें जो हमें याद रखनी चाहिए। मेरे ख्याल से सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, आपकी जिंदगी का हर अनुभव, आपकी सारी शक्ति और सच्ची खुशी, वो सिर्फ एक ही जगह है, वो है अब। हाँ, अतीत गया, भविष्य आया नहीं। बिल्कुल, असली खजाना इसी पल में है। दूसरी बात शायद ये कि हमारा ज्यादातर दुख हमारे अपने मन की देन है। सही। हमारे अहंकार की कहानियां, हमारे विचारों के पैटर्न्स, ये सब, इनसे लड़ना नहीं है। नहीं, बस इनके प्रति जागरूक होना है। हाँ, जागरूकता ही चाबी है। जागरूकता अहंकार और दर्द शरीर को कमजोर करती है। और तीसरी बात, उपस्थिति, यानी वर्तमान क्षण में पूरी तरह मौजूद होना, यही वो दरवाजा है जो हमें अंदर की शांति, गहरे आनंद
और जिसे हम आध्यात्मिक जागृति कहते हैं उस तक ले जाता है। जीवन की असली शक्ति हमेशा अब में ही है। हमेशा। तो संक्षेप में कहें तो द पावर ऑफ नाउ हमें ये सिखाती है कि सच्ची शांति और मुक्ति वो बाहर की चीजों को बदलने या भविष्य में कुछ हासिल करने से नहीं मिलने वाली। नहीं, वो मिलती है अपने अंदर की दुनिया को समझने से और वर्तमान क्षण की शक्ति में जागने से। ये एक बाहर से भीतर की ओर यात्रा है। बिल्कुल सही कहा। और जाते जाते एक सवाल हम सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। अगर ये सच है कि हम अपने विचारों से, अपनी भावनाओं से, अपने अहंकार से कहीं ज्यादा गहरे हैं, अगर हम वो शांत, स्थिर जागरूकता है जो इन सब को देखती है, तो इस समझ के साथ जीने का मतलब क्या होगा? ये हमारे रोज के फैसलों को, हमारी प्रतिक्रियाओं को, हमारे रिश्तों को और दुनिया को देखने के हमारे नजरिए को कैसे बदल सकता है? सोचने वाली बात है। हाँ, इस पे विचार जरूर करें।